नमस्कार। अ, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर इज़राइल क्या चाहता है गाज़ा में और दूसरे वेस्ट बैंक की जो टेरिटरीज़ हैं फ़लस्तीनियन। दूसरी तरफ ये कि अमेरिका क्यों इसको हर तरह की मदद दे रहा है और एक तरह से देखा जाए तो इस वार में वो भी शामिल हो चुका है क्योंकि उसको वेपन भी दे रहा है, फिर उसके अलावा रुपए भी लगभग $14 बिलियन उसको मिलने जा रहे हैं। फिर यही नहीं बल्कि अमेरिकन एडवाइजर्स और मिलिट्री के भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो इस जंग में इज़राइल के साथ लड़ भी रहे हैं, अ, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, अलग-अलग खबरें आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि 9,000 से ज़्यादा लोग बन मर चुके हैं और युद्ध विराम का नाम नहीं ले रहे। जंग चल जारी है। हालाँकि पूरी दुनिया सभी चाहते थे कि 120 देशों से अधिक लोगों ने अ, जो थे वो सीज़ फायर यानी युद्ध विराम के पक्ष में थे, उसके बाद भी नहीं हो पाया युद्ध विराम। अमेरिका और जो है वो बार-बार उस रेज़ोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता है। ये एक बड़ी समस्या है। अमेरिका क्यों इस तरीके से इतना खुल के इज़राइल का साथ दे रहा है? स्वयं अमेरिका और यूरोप के अंदर पब्लिक ओपिनियन बहुत खिलाफ हो चुकी है, लाखों लोग सड़कों पे आ चुके हैं। इंग्लैंड में डेमोंस्ट्रेशन में अकेले कहा जाता है कि 5 लाख लोग थे लंदन में। फिर यही नहीं बल्कि अमेरिका के अधिकतर देश जो शहर थे उन सब में डेमोंस्ट्रेशन हुआ, यूरोप में भी ऐसे ही है। कुछ जगह पे जर्मनी और शायद फ्रांस ने भी बैन कर रखे हैं, डेमोंस्ट्रेशन में उनकी परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन जनता वहाँ भी बहुत नाराज़ है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको हमेशा अमेरिका जिनकी तारीफ करता था, वो लगातार इज़राइल को ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अ, भई इज़राइल इतना ज़्यादा ज़ुल्म और सितम जो कर रहा है उसका कारण क्या है? वो अल्टीमेटली चाहता क्या है? उसका बेसिक जो एम है वो ये है कि गाज़ा के में जो लोग रहते हैं 20 22-23 लाख लोग उनको वहाँ से ढकेल के इजिप्ट में भेज दें। और उसका काफ़ी समय से ये लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में भी ये बात हुई थी कि इजिप्ट जो है वो एक नया शहर जो सिनाई है, डेज़र्ट है यानी सहरा, उसमें नया एक शहर बनाए और जहाँ पे इन 22-23 लाख को सेटल कर दिया जाए। बहुत अलग-अलग प्रपोज़ल्स हैं, फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका इन लोगों को हटाने के बाद या ये लोग कुछ जो रह भी जाएँगे तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो अमेरिका, इज़राइल दोनों मिल के वहाँ पे बात काम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जॉइन करेंगे। ये सब जितना भी काम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि पैलेस्टाइन के अंदर इज़राइल का प्लान ये है कि वो ग्रेटर इज़राइल बनाने का यानी पैलेस्टाइन की जितनी भी अ, टेरिटरीज़ हैं जो इसने अब जिन पे कब्ज़ा किया था उ उन 1967 की वॉर में यानी गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और फिर उसके अलावा ईस्ट जेरूसलम, इन सबको वो एनेक्स कर लेगा, इज़राइल में जोड़ देगा और फिर जोड़ने के बाद यहाँ पे वो अपना एक 2 प्रपोज़ल है। एक प्रपोज़ल तो ये है कि गाज़ा के लोगों को क्योंकि उसका बॉर्डर इजिप्ट से मिलता है, तो इजिप्ट में सेटल कर दिया जाए, सिनाई में, डेज़र्ट में। दूसरा ये है कि वेस्ट बैंक का बॉर्डर मिलता है जॉर्डन से, तो इन लोगों को जॉर्डन में सेटल करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जॉर्डन ही पैलेस्टाइन है। लेकिन जॉ पैलेस्टाइन नाम नहीं रखा जाएगा जॉर्डन का, जॉर्डन ही नाम रहेगा, जिसे कि इज़राइल ये नाम भी नहीं सुनना चाहती। दूसरी तरफ ये भी है कि वेस्ट बैंक जो है के अलावा ईस्ट जेरूसलम जहाँ मुसलमानों की मस्जिद अल-अक़सा है जो कि और ये पूरा एरिया जो है वो ये मस्जिद जो है ये तीसरा सबसे होली श्राइन है मुसलमानों का, सबसे मुक़द्दस जगह मानी जाती है। पहले मुसलमान नमाज़ भी इसी तरफ मुँह करके पढ़ते थे, लेकिन फिर बाद में काबे की तरफ यानी मक्के में जो काबा है वहाँ उस साइड में नमाज़ पढ़ने लगे। प्रॉफ़िट ने इसको अ, क़िबले को चेंज किया था। ये एक बड़ा बड़ी समस्या हो गई। ये गेम प्लान जो है वो सबको पता चल चुका है।
इसी कारणवश और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, उसके चलते हुए पूरे अरब क्या, इस्लामिक देश क्या, यूरोप, अमेरिका हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके खिलाफ लोग सड़कों पे नामे। यहाँ तक के जो प्रो अरब जो जो कि वो हुकूमतें जिनके संबंध इजराइल से थे और अमेरिकन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट और जॉर्डन जो है, इनको भी मुश्किल हो रही है इस समय इजराइल की जो गेम प्लान है उसमें मदद करने की, जबकि इन्हीं ने हमेशा किया है। और दूसरी बात ये भी है कि इन देशों में जो डेमोन्स्ट्रेशन जिससे हो रहे हैं, ये लोग डर गए हैं। यही नहीं बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ जाना चाह रहे थे जॉर्डन में और जाके मिलना चाह रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी से और जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला सेकंड इनसे और पैलेस्टाइन अथॉरिटी चेयरमैन जब वो आए थे स्वयं इजराइल अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए, उस जो लोग मरे थे जिनकी हत्याएं जो थी हमास ने की थी, जिसको भी हमेशा सबको कंडेम करना चाहिए। हमास ने जिस तरीके से वहाँ पे सिविलियंस को मारा या वहाँ के लोगों को बंदी बनाया, वो भी बहुत गलत काम है, उसका भी जितना खंडन किया जाए कम। लेकिन जब वो वहाँ से प्रेसिडेंट बाइडेन जाना चाहते थे जॉर्डन और वहाँ जाके इन तीनों से मिलना चाहते थे, इन तीनों ने मना कर दिया मिलने से। हालाँकि ये लोग ज़रूर चाहते होंगे मिलना और ये लोगों की सरकारें जो हैं वो अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, फिर उसके बाद डिप्लोमैटिक सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट इन लोगों को अमेरिका से मिलती है। लेकिन वो इन्होंने मिलने से इनकार किया। दूसरी तरफ ये भी है कि इज़राइल का जो जंग है, ये जंग यहाँ पे नहीं खत्म होगी। इसका अल्टीमेट गोल जैसा कि मैंने बताया ग्रेटर इज़राइल बनाने का है। ग्रेटर इज़राइल बनाने में जो बाधाएँ आ रही हैं, उनको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यानी हिज़्बुल्लाह एक टारगेट है। हिज़्बुल्लाह भी खुल के हमास के साथ खड़ी भी नज़र आती है। यही नहीं बल्कि इराक में शिया मलेशिया या वहाँ पे यमन में हूती रेबल्स, फिर उसके अलावा सीरिया में बहुत से ग्रुप हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं। सीरिया भी की सरकार भी नहीं चाहती कि ग्रेटर इज़राइल बने। तो इस तरह से बड़ी मुश्किलें, इज़राइल का मानना ये है कि ये सारी जितनी भी इस तरह के आतंकवादी संगठन जिनको वो कहते हैं, जैसे कि हिज़्बुल्लाह लेबनान में, शिया मलेशिया इराक में, जिसको हिज़्ब शादी कहा जाता है, और फिर उसके अलावा हूती रेबल को यमन में और सीरिया के अंदर जो है, इनको भी ख़त्म करना होगा। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि इज़राइल इन सारी जो एक साँप की तरह ये फैले हुए हैं इज़राइल के चारों तरफ, और साँप का जो हेड है, वो ईरान में है, यानी ईरान में भी उनको अ, से भी निपटना पड़ेगा। जो इस समय हो रहा है, इससे काफ़ी पहले से इज़राइल ये बात कह रहा था कि उसको वो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालाँकि ईरान का मानना ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, बल्कि उनका प्रोग्राम जो है, वो पीसफुल पर्पज़ेज़ के लिए डिफेंस और जैसे कि हेल्थ, सेहत और दूसरे चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि अमेरिका और इज़राइल और यूरोप के बहुत से देश इस बात को नहीं मानते। और वो इज़राइल बराबर कह रहा है कि अगर अमेरिका ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो भी वो उसको ध्वस्त करेगा। और हमने जंग काफ़ी पहले से, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से हम देख रहे थे, अमेरिकन ने भी अपने काफ़ी ट्रूप्स जो हैं उस पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय कर रखे हैं ईरान के चारों तरफ। और इस जो हमास के इस जो घटना हुई है इज़राइल के अंदर, उसके बाद से तो अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री प्रेज़ेंस भी और ज़्यादा बढ़ा दी। यही नहीं बल्कि अपने 2 युद्धपोत इधर भेज दिए, यानी जिसको हम जंगी बेड़ा कहते हैं, इधर आ गए हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, जिसमें कई हज़ार सोल्जर्स होते हैं, अ, नेवल के ऑफिसर्स होते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे भी अ, गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ या पर्शियन गल्फ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी सैनिक काफ़ी हैं। और तो ये एक बड़ी संख्या में, और लगता ये है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है।
अमेरिका का जो हित है वो इज़राइल के हित से मिलता-जुलता है। अमेरिका भी काफ़ी परेशान नज़र आता है, जो ये आतंकवादी संगठन जिनको ये हिज़्बुल्लाह और या शिया मलेशिया और ये सब हैं जितने भी हैं, उन सब से वो काफ़ी परेशान नज़र आता है और उसकी जो पॉलिसी है वो ईरान में रिजीम चेंज की। ईरान का मानना ये है कि ये जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये कोई आतंक नहीं फैलाते, इन्हीं ने किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे मुल्क में जाके हत्या नहीं की है। ये रेसिस्टेंस ग्रुप है हमारे, यानी कि जो अमेरिका-इज़राइली पॉलिसी है, ये अपने-अपने देशों में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनको मॉरल सपोर्ट ईरान सपोर्ट करता है। ईरान पे ये चार्ज है कि इसको बहुतों को उसने मटेरियल सपोर्ट भी हासिल की। ईरान का कहना ये है कि उसने हिज़्बुल्लाह के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है, मगर हमास को उसने कोई इस किस्म की सपोर्ट नहीं दी। हमास उनका कहना ये है, जबकि सभी मानते हैं इस बात को, कि 17 साल से इज़राइल ने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉकेट कर रखा है और वहाँ पे जो भी एंट्री होती है या एग्ज़िट होती है, जो अंदर जाएगा या बाहर आएगा या जो पैसा आएगा या खाने का सामान आएगा, वो बगैर इज़राइली परमिशन के नहीं जा सकता। उसकी सब चीज़ पे चेकिंग इज़राइल करता है। तो वहाँ पे कोई सामान मटीरियल पहुँचाना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों ने हमास के लोगों ने टनल खोद के बाहर निकल के स्मगलिंग के माध्यम से ये सब इकट्ठा किया और जिससे बनाया। ये भी हो सकता है कि इनको कोई थोड़ी बहुत अ, ट्रेनिंग या इस किस्म की चीज़ें हिज़्बुल्लाह ने दी हों, इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है। अब देखते हैं कि अमेरिकन जो है वो अ, इस पूरे अ, इस पूरे क्षेत्र में जो है यही चाहते हैं कि ये जो, जैसे कि इराक में शिया मलेशिया है, वो अ जो है वो वहाँ के ऊपर एक अ, अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा नहीं करने देती। अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा नहीं करने देती और दूसरी बात ये भी है कि जो है वो उनका मानना ये है कि अगर शिया मलेशिया वहाँ से हटती है, तो वो अवश्य अपनी अ, एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। यही नहीं बल्कि ये भी है कि ईरान में उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। वही पॉलिसी है जो पहले भी थी, रिजीम चेंज की, यानी वहाँ की रिजीम बदलने की। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो यहाँ पे काम करते हैं। अमेरिका जो है वो काफ़ी चिंतित है क्योंकि बहुत मेजर चेंजेज़ अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका को लेके इन देशों की पॉलिसी। अमेरिका का बेसिक हित जो है वो तेल है। वो चाहता है तेल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए, उसकी सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और उसके दाम भी वो चाहते हैं कि ऑयल कंपनीज़ जो है अमेरिकन वो पूरी करें, तय करें कि कितना दाम होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए और चेंजेस बहुत आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा चेंज आ गया। वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है अब डी-डॉलराइज़ेशन की बात कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है ब्रिक्स का मेंबर हो गया। सऊदी अरेबिया ने ईरान से, जो कि अमेरिका का सबसे दुश्मन नंबर 1 जिसको अमेरिका कहता है, उससे संबंध बना लिए। फिर उसके बाद अ, ये सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी तेल की डील भी कर ली उनके साथ मिलके, चाइना के साथ, और जिसमें डॉलर की जगह पे युआन और अ, इ इ इ सऊदी करेंसी में ट्रेड होगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि सऊदी अरेबिया ने अभी तक जो वहाँ की जंग थी, रशियन जंग, उसको यूक्रेन में उसका खंडन भी नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया। यूएई की भी पॉलिसी में काफ़ी बदलाव नज़र आता है। तो अमेरिका किसी भी शर्त में इस रीजन को छोड़ने पे तैयार नहीं। डिप्लोमैटिक तरीके से बातचीत के माध्यम से ये किया नहीं जा सकता। अमेरिका के अंदर जो नियोकॉन है, वो पिछले 20-25 साल से ये बात कह रहे हैं कि ईरान के रिजीम को हटाओ, इराक में रिजीम बदलो, अफ़गानिस्तान की भी बदली गई, लेकिन ये है कि इन सब रिजीम ईरान की बदल नहीं पाए। इराक, अफ़गानिस्तान में रिजीम बदली, लेकिन वहाँ पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अफ़गानिस्तान में बनी भी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, तो वो इनके हित को नहीं पूरा कर पाई।
तो इस सब के चलते हुए उनका मानना ये है कि जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक पॉलिसी में बदलाव नहीं आएगा। और दूसरे इस समय जो है इज़राइल का कहना ये है कि आर-पार की जंग है। शुरू हमास ने की है, ख़त्म हम करेंगे। यानी इसके मतलब ये है कि वो ये जंग लंबी चलेगी और वो इज़राइल के जितने भी अपोनेंट्स हैं, वो अमेरिका के भी वो खिलाफ हैं, उनसे निपटना बहुत ज़रूरी है उसके सामने से फ़िलहाल यही है। और अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर वो उनको ग्रेटर इज़राइल बनाने में काफ़ी बाधाएँ आएँगी। फिर ये भी है कि ये जो है इसके अलावा ये भी है कि एक चीज़ और भी है, इससे जो अभी युद्ध चल रहा है, इसके चलते हुए अब्राहम अकॉर्ड भी खतरे में आ गई है। अब ये जो है सऊदी अरेबिया और को मुश्किल लग रहा है ज्वाइन करना, क्योंकि सऊदी अरेबिया की पब्लिक ओपिनियन, पूरी अरब पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है और सऊदी अरेबिया इस्लामिक देशों का अपने को लीडर भी मानता है, एक बड़ी उसकी से है वहाँ के इस्लामिक देश में। अब अरब ही नहीं बल्कि सारे इस्लामिक जो देश हैं वो इस समय जो हो रहा है इज़राइल जिस तरीके से वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं उसके खिलाफ है। तो कोई भी जो यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि उनको भी मुश्किल आ रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया इजिप्ट, जॉर्डन ने भी अपने एम्बेसडर को बुला लिया है जॉर्डन ने। फिर उसके अलावा जो अब्राहम अकॉर्ड के पुराने मेंबर हैं जैसे कि यूएई और बहरीन, फिर उसके अलावा मोरक्को, सूडान, ये भी अपने एम्बेसडर को बुला रहे हैं। इसमें से अधिकतर लोग बुलाते हैं वहाँ पे क्योंकि इन देशों के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब्राहम अकॉर्ड भी मुश्किल हो जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो दोबारा से अपने एम्बेसडर को फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भेज पाएंगे। ये भी एक बड़ी समस्या बन गई है। अब देखना ये है कि किस तरीके से अमेरिका डील करता है। क्या ये कॉलोनाइज करने का इनका प्लान है? जबरदस्ती वहां पे जाके ये रिजीम चेंज कर देने से ईरान में मसले हल नहीं हो जाएंगे। अगर ये रिजीम एक तो स्ट्रॉन्ग बहुत है, इसको हटाना बहुत मुश्किल काम है, पब्लिक सपोर्ट बहुत है। दूसरी बात ये कि अगर इसको टच किया तो ईरान में नेशनलिज्म ग्रो हो जाती है, बढ़ जाएगी। ईरान में नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है और नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लोग जो हैं सब यूनाइट हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा ईरान इराक वार में सब मिल के लड़ाई लड़ी। अगर जरा भी अटैक होगा तो सब दोबारा से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे वहाँ के ऊपर। तो रिजीम को हटाना मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि अगर रिजीम चांस चेंज भी होती है करते हैं तो वहाँ के ऊपर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आएगी जो डेमोक्रेटिक होगी, वो इनसे भी ज्यादा खिलाफ है। वो नेशनल इंटरेस्ट के चलते हुए जैसा कि 53 में हुआ था कि उस समय जो रिजीम थी, जो गवर्नमेंट थी मुसद्दक की, जो कि जिबे मिल्ली के लीडर थे, नेशनल फ्रंट जिसने वहाँ पे सत्ता में आ गए थे इलेक्शन से जीत के, उन्हीं ने आते ही ईरानियन ऑयल कंपनी को, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका ने मिल के एक कूड़ रचा और उसके बाद शाह को दोबारा लेके आए। इन लोगों को जेल में डाल दिया गया और बहुत लोग मारे भी गए। तो ईरान में ये सोच लेना कि रिजीम चेंज से उनका मतलब हल हो जाएगा, पहली बात तो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं। हाँ, ये ज़रूर अमेरिका की हमने देखा है कि अगर ऐसा नहीं कर पाते तो वो पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते हैं, मुल्क को प्री इंडस्ट्रियल एज में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनका बेपनाह जो एयर पावर स्ट्रांग है उसका फायदा उठाते हैं, जैसा कि इराक में किया। लेकिन ईरान के पास भी बहुत से वेपन है, स्ट्रांग देश है। भले अमेरिका को न कर पाए लेकिन वो इजराइल को काफी क्षति पहुंचाएगा और अमेरिकन इंटरेस्ट को भी काफी क्षति पहुंचेगी। और दूसरी बात यह है कि तेल की सप्लाई भी बंद हो सकती है। अगर तेल की सप्लाई बंद होती है तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी, अधिकतर देश जो है खासतौर से यूरोप अमेरिका के देश दोबारा से रिसेशन यानी मंदी के दौर में आ जाएंगे। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, 33 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर उधार है, फिर 2 ट्रिलियन डॉलर हर साल वो उधार लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास बेपनाह शक्ति है, उनके पास
उनकी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट और बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। किसी की मंदी के आने के मतलब ग्लोबल मंदी के आने के बाद मतलब ये है कि उनका मार्केट भी खत्म हो जाता है, दूसरे मुल्कों की भी शक्ति नहीं रह जाती इम्पोर्ट करने के लिए। और फिर ये है कि उनको एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे जब दूसरे देशों के पास स्वयं पैसा नहीं होगा वो लोग भी। तो ये एक बड़ी ये चेन है जो चल जाती है, जिससे हमने पहले देखा था कि बहुत से बैंक भी बंद हो गए थे इस कगार में। क्या होगा, अमेरिका क्या करना चाहता है, कैसा होगा, ये एक सिनेरियो है जो मैंने बताया, ये मेरा नहीं है, ये बहुत से लोगों का मानना है कि इस तरह की स्थिति वहाँ पे डेवलप हो रही है। और नियोकॉन्स जो वहाँ पे इस समय काफ़ी पावरफुल है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैक सुलिवान हो या जो भी हो, और भी दूसरे हैं बहुत से, लंबी लिस्ट है जिनका नाम नहीं लेना चाहते, जिनके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन खुद डिपेंडेंट है, काफ़ी उनकी सलाह मानते हैं। और बाइडेन स्वयं अपने को भी ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन के नाम से कहते हैं। देखना ये है कि किस तरह से आने वाले समय में ये मसले हल होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। आगे फिर हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आपको अगर ये पसंद आया हो एपिसोड तो इसको आगे भी बढ़ाइए और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।